नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर को देखेंगे। और जो कि चैप्टर यहाँ पे आज होने वाला है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, परावर्तन क्या होता है? जब किसी सतह से लाइट जो है, प्रकाश जो है, टकरा कर वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो इसको परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन कहाँ पे होता है? अपवर्तन देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक सघन मीडियम से एक विरल मीडियम में जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश मुड़ती है और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जनरली अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लाइट के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे परावर्तन जनरली कहाँ पे होता है? इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण में होता है परावर्तन। और अपवर्तन को जो जनरली हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, ये अपवर्तन कहाँ पे होता है? ये लेंस में होता है। और अगर सीधी सीधी समझें कि परावर्तन है क्या, तो देखिए, हर रोज़ जो जिस मिरर पे आप अपना चेहरा देखते हैं, तो वहाँ पे उस मिरर में आपके घर में जो आईना है उसमें आप चेहरा देखते हैं, वो एक समतल दर्पण है। और वहाँ पे जो आप अपना इमेज देख पाते हैं, अपना चेहरा को देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, किस घटना के लिए देख पाते हैं? तो वहाँ पे जो घटना होती है वो होती है प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से आप अपना चेहरा मिरर में देख पाते हैं। और अगर अपवर्तन की बात करें, तो देखिए, अगर रात के अंधेरे में अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। तो जो तारे टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। तो ये दो घटना के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यह किसी सतह पर ही होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, कुछ लॉज है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके क्या क्या नियम हैं? देखिए, दो नियम है जनरली आपके। एक है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, मान लीजिए एक सतह यहाँ पे बनाते हैं और लाइट यहाँ से आ रही है, और लाइट सीधी रेखा में क्या होती है? वापस जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बीच में एक अभिलंब खींचते हैं सीधा। देखिए, उतना सीधा नहीं बन रहा है, लेकिन ये जनरली ये सीधा ही होता है। लाइट क्या होता है? सीधी रेखा में आता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो लाइट है आपका, ये लाइट है, ये आपका आपतित किरण है, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। यहाँ पे जो बन रहा है कोण, इसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। और यहाँ पे जो कोण आपका बन रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो पहला जो नियम है आपका लाइट के रिफ्लेक्शन का, तो उसमें क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी जो ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब हम लोग बीच में खींचे हैं, और जो आपका परावर्तित किरण है, ये सभी तीनों क्या है? एक ही तल पे होते हैं। देखिए, ये जो आपतित किरण है, जो जो किरण आ रही है यहाँ पे स्थल में, जो जिस पॉइंट पे मिल रही है, और जो यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचे हैं, वो भी इसी पॉइंट पर है। और जो परावर्तित किरण है, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो भी इसी पॉइंट पर है। तो ये सारे के सारे तीनों जो होते हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो मिरर है, ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका समतल दर्पण, और दूसरा हो गया आपका गोलीय दर्पण। देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो आपके घर में जो होता है, आप हर रोज़ जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें मेकअप करते हैं, तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर में आप करते हैं। तो समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं।
यहाँ पे कुछ गुण होते हैं उनके। तो यहाँ पे क्या है कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। जब आप एक आईने के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, यानी घर में जो आपके आईने होते हैं जनरली चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए, तो वो समतल दर्पण होता है। और जब आप उसके सामने सीधा खड़े होइएगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आपकी जो इमेज बनती है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। देखिएगा, जब आप एक प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखिएगा तो आपका चेहरा उतना ही बड़ा दिखेगा जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा। तो ये है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज होता है ये वस्तु के साइज के बराबर होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका जो वस्तु का जो साइज होता है वो किसके बराबर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है ये वस्तु के बराबर होता है। और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है एक समतल दर्पण पर, वो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है। देखिए जनरली जब आप एक समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होंगे तो देखिएगा कि आपका जो चेहरा या फिर पूरा बॉडी का जो चेहरा वहाँ पे जो इमेज दिखेगा एक समतल दर्पण में, एक समतल आईने में जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा होगा। और जितने दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर वहाँ पे दिखाई देगा आपको, दर्पण में लगेगा कि उतनी ही पीछे पर आप खड़े हैं उस आईने में। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु के बराबर ही होता है समतल दर्पण में। और फिर क्या है कि प्रतिबिंब पार्श्वतः क्या होता है, उल्टा होता है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये सारे प्रॉपर्टी हैं आपके समतल दर्पण के। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे सदैव क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और यहाँ पे वस्तु के जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के साइज के बराबर होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या रखा होता है, वस्तु रखा होता है। तो ये यहाँ पे तीनों पॉइंट जो है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें कि गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। तो देखिए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण उसको बोलते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, गोलीय होता है। मतलब देखिए समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में क्या था, जो प्लेन मिरर है उसमें जो आपके घर में आईना रखा हुआ है जिसमें आप हर रोज़ अपना चेहरा दिखते हैं वो क्या है, वो सीधा होता है। लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो इसका जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, ये क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये गोलीय होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण में भी दो तरह के दर्पण होते हैं, एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाया गया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है, जो अंदर की तरफ जो सतह होती है यहाँ से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और ये जो बाहर में जो उभरा हुआ सतह है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेंट किया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, लाइट आपका यहाँ पे अंदर की ओर जो भाग है यहाँ से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ठीक उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में इसका जो अंदर वाला भाग है यहाँ पे क्या होगा, पेंट होगा और आपका जो बाहर वाला जो ये एरिया है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में जनरली, उत्तल दर्पण को आप जनरली कैसे पहचानेंगे कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। और अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है।
तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आप अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर में जब आप पढ़िएगा इस चैप्टर को तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप उस लाइन को समझ पाएंगे। इसमें देखिए आपको ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये सारे वर्ड हैं। तो देखिए ध्रुव जो होता है, ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं इसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से इंगित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, देखिए ये जो आपका गोलीय दर्पण है ये क्या है? अवतल दर्पण है एक, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की तरफ है और इसका जो बीच वाला भाग है देखिए यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। इसको पी से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। अब बात करें कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है एक गोले का क्या होता है? भाग होता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से गोल बनाएंगे तो क्या होगा? एक गोल एक आकार का क्या होगा? आकृति बनेगा। तो ये इसका केंद्र है। देखिए जो इसका केंद्र है इस गोले का, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? सी से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, सी से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए आपका वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए ये आपका गोलीय दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव हो गया, जिसको हम लोग P से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे क्या है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आपका वक्रता क्या है? ये आपका वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं, और ये आपका पोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये सीधी रेखा जा रही है, ये जो आपको सीधी रेखा जा रही है, ये रेखा जो आपकी सीधी जा रही है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है और उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका फोकस जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो देखिए ये जो आपका मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल जिसको फोकस बोला जाता है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका होता है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, इस दोनों के बीच में होता है। और देखिए यहाँ पे आपका फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव यानी ये जो पोल है और ये जो आपका मुख्य फोकस है के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे इंगित करते हैं? स्मॉल f से इंगित करते हैं। तो एक तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया आपका फोकस दूरी, ये वाला जो यहाँ पे f और p के बीच में है, तो ये आपका हो गया फोकस दूरी।
तो इन सब को आप समझेंगे तभी आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं, देखिए किसी भी दर्पण में जो इमेज बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इसके कुछ पैटर्न हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अथवा उत्तल दर्पण अगर रहेगा तो मुख्य फोकस पर क्या होगा, अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो ये मिरर का इमेज है, ये एक अवतल दर्पण का मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक किरण जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एक लाइट है, ये लाइट क्या है, लाइट की किरण जो है ये जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर में जा रही है। तो यहाँ पे ये जब प्रकाश टकराएगी इस परावर्तक सतह से तो ये कहाँ पर होकर लौटेगी, तो ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कंडीशन है। क्या होता है कि देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो किरण होती है अथवा उत्तल दर्पण के जो मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण जो होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी अगर कोई भी किरण, कोई भी जो आपतित किरण है वो अगर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर में ही ये गुजरेगी। मतलब जो परावर्तित होकर जब जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही परावर्तित होकर जाएगी, ये कंडीशन है। और फिर आपका और एक क्या कंडीशन है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो यहाँ पे आपका लाइट गुजरेगा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, ये जो लाइट है ये कहाँ से होकर गुजर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। तो यहाँ से अगर होकर गुजरती है लाइट तो ठीक इसी दिशा में वापस क्या होगी, लौट जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन है। और फिर आपका एक लास्ट कंडीशन क्या है कि जब मुख्य अक्ष P पर, देखिए यहाँ पे P है आपका मुख्य अक्ष, जो बिंदु आपका P पर है जिसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी जो लाइट है ये आपका तिरछी आती है, तिरछी आपतित होती है, मतलब तिरछी यहाँ पे लाइट गिरती है, टकराती है, तो क्या होगा, ये तिरछा ही ये लाइट उतने ही एंगल के साथ फिर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये चारों कंडीशन है, ये यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं ये आपका अवतल दर्पण में है। सेम उसी तरीके से आपका किस में होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके जो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं विभिन्न कंडीशन में, जैसे अगर बिंब की स्थिति देखिए, अगर मान लीजिए कोई बिंब को, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये अवतल दर्पण का इमेज है। तो एक बिंब को, मतलब एक वस्तु को अगर हम लोग रख दें अनंत पे, मतलब बहुत दूर पे रख दें, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो फोकस पर बनेगा, या इसका मतलब ये कहाँ पे बनेगा, ये F पर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये बहुत सारे कंडीशन है, विभिन्न कंडीशन है कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंब को यानी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सिंपली आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, अगर विभिन्न स्थितियों में अगर हम लोग रखते हैं, जैसे यहाँ पे C से परे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, तो देखिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, F और C के बीच में बनेगा। ये जो F और C है, ये जो आपका F और C है, देखिए यहाँ पे F और C है, इसके बीच में इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा।
तो ये यही क्या है, ये बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे। तो इसी कंडीशंस को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि जब एक वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर सी से परे रखेंगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे आपका अवतल दर्पण जो है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है आपके टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो वाहन होते हैं यानी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो आपके बाइक्स होते हैं या फिर मोटर व्हीकल्स होते हैं या फिर कार होते हैं, तो उसके जो हेडलाइट होते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज़ होता है। फिर सेविंग दर्पण जो है, यानी जब सेविंग करते वक्त भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और फिर जब देखिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, वो पेशेंट के जो दांतों को देखते हैं तो उसके इमेज को यानी उसकी छवि को यानी उसकी प्रतिबिंब को बड़ी देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का भी बहुत सारी कंडीशन है। यहाँ पे जनरली दो ही कंडीशन है कि एक आपका अनंत पर अगर उत्तल दर्पण पे रहेगा वस्तु की स्थिति, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपका यहाँ पे है। और आपका जो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, P तथा F के बीच बनेगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ये आमतौर पर कहाँ पे होता है, वाहनों में जो रियर व्यू के लिए दर्पण लगे होते हैं, मतलब जो साइड मिरर होते हैं, पीछे का जो व्यू देखने के लिए जो बाइक्स में या फिर कार्स में या फिर मोटर व्हीकल में जो मिरर यूज़ होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो इसका ये यूज़ है। हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन, यानी जो मिरर फार्मूला है वो क्या है, और मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन यानी जो मैग्निफिकेशन किस में होता है, कौन से मिरर में होता है। तो हम लोग अवतल दर्पण के यूज़ में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण का यूज़ जो डेंटिस्ट होते हैं यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि दांत का जो उसमें इमेज बने उस अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, वो थोड़ा बड़ा बने, है ना। तो यही है आवर्धन। इसी आवर्धन को हम लोग थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन को भी। तो सबसे पहली बात कि ये मिरर फार्मूला जो है ये क्या है। मिरर फार्मूला देखिए आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। जो यहाँ पे एक जो देखिए ये आपका है वस्तु की दूरी, ये हो गया आपका जो प्रतिबिंब बना उसकी दूरी, और ये हो गया आपका जो दर्पण है उसका फोकल लेंथ। तो इन तीनों में जो संबंध है, इन तीनों के संबंध को अगर हम लोग एक फॉर्मूले में अगर हम लोग व्यक्त करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। और जहाँ पे क्या है, u जो है ये वस्तु की दूरी है, और भी जो है वो क्या है, ये प्रतिबिंब यानी जो छाया बनता है, यानी जो आपका प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनता है उसका डिस्टेंस है। और f जो है ये क्या है, दर्पण की क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। तो इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग देखिए समझते हैं कि ये जो आवर्धन है ये क्या है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। देखिए मैग्निफिकेशन ये एक आपेक्षिक विस्तार है। आपेक्षिक विस्तार मतलब क्या हो गया, किसी के सापेक्ष में वो कितना बड़ा है। मतलब अगर हम लोग कोई एक वस्तु लेते हैं, कोई एक वस्तु को देखते हैं अवतल दर्पण में,
तो अवतल दर्पण में मान लीजिए कि एक वस्तु को देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि एक डेंटिस्ट या फिर एक दांत का जो डॉक्टर है उसको देख रहा है अवतल दर्पण से एक पेशेंट के दांत को। तो अगर उसका दांत वहाँ पे कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्धन। तो आवर्धन को देखिए कैसे व्यक्त किया जाता है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो प्रतिबिंब बना यानी जो इमेज बना उसका हाइट, और तथा बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई डेंटिस्ट देख रहा है एक दांत को, किसी पेशेंट के एक दांत को देख रहा है, ठीक है। और मिरर में उसको क्या हुआ, जो अवतल दर्पण से वो देख रहा है उस मिरर में यही दांत इतना बड़ा दिख रहा है, जो छोटा दांत है ये इतना बड़ा दिख रहा है। तो असल में ये क्या हुआ, ये आवर्धित है, आवर्धित दिखाई दे रहा है ये इमेज में, इसी को बोलते हैं आवर्धन। और इसका देखिए इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई जो प्रतिबिंब बना है इसका ऊंचाई ज़्यादा है, और जो बिंब है यानी जो वस्तु है वास्तविक जो दांत का साइज है वो क्या है, उसका ऊंचाई कम है। तो देखिए प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है उसका अनुपात और जो बिंब का जो अनुपात के रूप में इसको क्या व्यक्त करते हैं, आवर्धन को व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला है, यानी जो ये जो दांत इसको दिख रहा है डेंटिस्ट को अवतल दर्पण में वो एच टेस्ट दिख रहा है, लेकिन असल में दांत का साइज क्या है, ये सिर्फ एच है, इसका हाइट। तो यहाँ पे इसी के हाइट का जो प्रतिबिंब का जो हाइट बना और जो आपका जो वस्तु का हाइट है यानी ऊंचाई है, उसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, उसके अनुपात को बोलते हैं आवर्धन। फिर देखिए आवर्धन का आपकी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन को m से लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर m से लिखते हैं। ये हो गया आपका आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन, इसलिए m से इसको डिनोट कर रहे हैं। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या होता है बटा बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई, बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए -v/u, यानी ये जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है और ये है ये आपका वस्तु की दूरी। तो इसके माइनस का जो प्रतिबिंब का जो दूरी होता है और जो आपके वस्तु की दूरी होता है, इसके अनुपात का क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है। तो ये आपका यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का संबंध है एक वस्तु की दूरी से और प्रतिबिंब की दूरी से। तो ये आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको इसका संबंध क्या है यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से। तो ये फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए आपका ये जो मिरर फार्मूला है, यानी 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। ये जो आपका है ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग अभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वन लीनियर पढ़ाई करेंगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के। और उसके बाद हम लोग लास्ट में जब एग्ज़ाम आपके करीब आएंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके केमिस्ट्री में हो या फिर फिज़िक्स में हो, उन सबको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। जिस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उस चैप्टर को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके ये जो फार्मूले हैं मिरर फार्मूला, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख चुके हैं कि अब आवर्धन किसको बोलते हैं। यानी अगर हम लोग किसी भी अवतल दर्पण में मान लेते हैं कि अवतल दर्पण में ही देख रहे हैं, जैसे एक डेंटिस्ट देखा एक पेशेंट के दांत को, तो रियल में उसका दांत का साइज क्या है, छोटा है, लेकिन उस अवतल दर्पण में दांत का साइज क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं दर्पण में आवर्धन, यानी दर्पण में क्या हो रहा है, आवर्धन हो रहा है, मैग्नीफिकेशन हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट में समझे थे कि थोड़ा सा समझे थे
जब इंट्रोडक्शन हो रहा था चैप्टर का तब, कि अपवर्तन किसको बोलते हैं। अपवर्तन सीधा सीधी अगर बात करें तो अपवर्तन वो है जब प्रकाश देखिए क्या गति किस दिशा में गति करती है, तो ये सीधी रेखा की दिशा में गति करती है। प्रकाश मुड़ते हुए गति नहीं करती है। तो प्रकाश का जो नेचर है अपना, उसका जो नेचर है वो अपना सीधा रेखा में गति करता है। लेकिन अगर एक अलग माध्यम आ जाता है जिसका घनत्व क्या होता है, अलग होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो सीधी रेखा में जा रही थी वो जब उस माध्यम से गुजरता है तो क्या होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश वहाँ पे थोड़ा सा मुड़ने लगता है। जैसे प्रकाश की गति का जो नेचर है यानी उसकी प्रकृति है वो क्या है, वो सीधी रेखा में चलना। लेकिन जब किसी माध्यम से वो गुजरता है जिसका घनत्व अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, या फिर जो प्रकाश है उसकी दिशा में क्या होता है, वो प्रकाश अपनी दिशा से मुड़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं। प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या फिर मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दिशा में यह परिवर्तन दोनों माध्यमों के बीच प्रकाश की गति में भिन्नता के कारण होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये एक कांच का स्लैब है। ठीक है, एक कांच का स्लैब है एक, और अगर इसके नीचे हम लोग एक क्या रखते हैं, एक कॉइन को रखते हैं, और इसके ऊपर अगर हम लोग कांच को रखते हैं तो हमें लगेगा कि जो कॉइन है वो थोड़ा ऊपर उठ गया है ना। तो यही है, जब प्रकाश यहाँ पे गुजर रही है तो कांच का जो ये माध्यम से जब गुजर रही है तो कांच का जो घनत्व होता है वायु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो कांच है या फिर हम लोग किसी भी, अगर हम लोग किसी भी लिखे हुए चीज़ों पर, मतलब किताब के ऊपर में अगर किसी मोटे कांच को रखते हैं, पारदर्शी मोटे कांच को, तो लगेगा कि जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ऊपर उठ गया है। तो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो कांच का यहाँ पे घनत्व है ये क्या है, वायु की अपेक्षा ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ है कि झुकने की डिग्री, जो मतलब जिस कोण से प्रकाश यहाँ पे क्या होती है, जिस डिग्री से टकराती है सतह से, देखिए जिस डिग्री से यहाँ पे सतह से टकराती है उस कोण पर निर्भर करती है कि जो प्रकाश है वो कितनी झुकेगी। मतलब ये जो प्रकाश, मान लीजिए एक लाइट आ रही है, इस तरीके से आ रही है और एक सघन माध्यम से क्या हो रही है, गुजर रही है, तो ये कितनी यहाँ पे झुकेगी, अपने जो उसका दिशा है उस दिशा से कितना यहाँ पे परिवर्तन होगा, ये डिपेंड करता है कि वो प्रकाश कितनी डिग्री के कोण में उस सतह से टकराई है, और दूसरा क्या, उस माध्यम का अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है। यानी इसका जो घनत्व है अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जो है ये ज़्यादा मुड़ेगी। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी क्या, कि जो किस आपके एंगल से लाइट टकरा रही है सतह से, और दूसरा कि उस पदार्थ का जिस सतह से टकरा रही है उस पदार्थ का अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्रकाश कितनी मुड़ेगी। अब देखिए कि इसके कुछ नियम भी होते हैं। अपवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो लाइट में, जो लाइट की दिशा में जो परिवर्तन होता है या फिर लाइट जो मुड़ती है, ये किस लिए होती है, प्रकाश के गति में क्या होता है, परिवर्तन के कारण होती है। तो इसके कुछ अपवर्तन के कुछ नियम हैं। देखिए यहाँ पे क्या नियम है आपके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं।
और दूसरा क्या यहाँ पे नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी जो साइन होता है इसका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। और इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम यही है, आपका जो साइन आई यानी जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका रिफ्रैक्टिव रे है, इसके साइन का जो अनुपात है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी ये जो रहता है साइन आई बाय साइन आर, ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपके प्रकाश के जो अपवर्तन है, इसके दो नियम हैं और ये दो आपके नियम हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे आपका साइन आई बाय साइन आर है, यानी आपका जो यहाँ पे आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, इसके अनुपात को स्नेल का नियम कहा जाता है। और ये जो आपका दूसरा नियम है, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसको दिया जाता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कौन-सा नियम है। तो यहाँ पे देखिए आपका साइन आई बाय साइन आर जो होता है, ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश की गति जो होती है विभिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लीजिए प्रकाश जल से गुजर रही है तो वहाँ पे उसकी गति अलग होगी, अगर कांच से गुजर रही है तो अलग होगी, अगर हीरा से गुजर रही है तो प्रकाश की गति अलग होगी। तो भिन्न माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति तथा माध्यम में प्रकाश की गति का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू सी बाई वी। एन हो गया आपका अपवर्तनांक जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और c जो होता है इसको बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की गति, यानी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पे इसका अनुपात, निर्वात में प्रकाश का अनुपात, और जो आपका पदार्थ है यानी माध्यम है उसमें प्रकाश का गति का जो अनुपात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से इसको डिनोट करते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी बाई वी लिखते हैं। मतलब ये आपका क्या है, ये जो आपका है, ये आपका है निर्वात में प्रकाश की गति। और भी जो है यहाँ पे क्या है, ये आपका उस पदार्थ में, मान लीजिए अगर कांच से यहाँ पे गुजर रहा है लाइट, तो कांच में प्रकाश की जो गति है वो कितनी है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उसको लिखेंगे। तो इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, इसके अनुपात को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स बोलते हैं, यानी उस पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक वो चीज़ है जब, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी मीडियम का, अगर कहीं कोई हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, और इसमें क्या है, इसमें जो एक है आपको हम लोग वायु के सापेक्ष में अगर निकाल रहे हैं, एक माध्यम अगर आपका निर्वात या फिर वायु है, और अगर उसके सापेक्ष में अगर हम लोग किसी पदार्थ का अगर हम लोग अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मान लीजिए कि एक कांच का स्लैब है, ठीक है, और इस कांच का स्लैब का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष में अगर हम लोग निकाल रहे हैं या निर्वात के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी अगर जैसे अगर हम लोग मान लीजिए खाली आँख से, मतलब अभी अगर आप अपने घर में अगर किसी कांच को, अगर किसी लिखे हुए चीज़ के ऊपर हम लोग रखेंगे एक मोटी कांच के स्लैब को,
तो वो क्या होगा, वो जो स्लैब से जो अक्षर दिखाई देगा लिखे हुए चीज़ों पर, वो उभरा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो मीडियम से देख रहे हैं ये क्या है, ये वायु है। और उस कांच में जो उभरा हुआ सतह दिखाई दे रहा है, ये कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना उभरा हुआ रहेगा। और डिफरेंट कांचों पे डिफरेंट रहेगा। कोई कांच ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग अगर अपने घर में देख रहे हैं, तो वायु के पहला एक मीडियम क्या हो गया, वायु हो गया, दूसरा मीडियम क्या हो गया, कांच हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इस कांच को, तो इस कांच का क्या है कि क्या देख रहे हैं हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे देख रहे हैं। और ये हर एक चीज़ का एक यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। यानी हम लोग जो भी इस दुनिया में, मतलब इस पृथ्वी पे जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वायुमंडल की उपस्थिति में, अगर किसी भी कांच के माध्यम से देखते हैं या फिर जल के माध्यम से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वायु तो रहेगा ही, प्रेजेंट रहेगा ही। तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम कोई भी पदार्थ है, उसका अनुपात अगर हम लोग करते हैं लाइट के स्पीड का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये हम लोगों को यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। और हर हर एक वस्तु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ये अलग अलग होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया गया है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.0003 होता है। कनाडा बल्सम का कितना होता है, 1.53 होता है। बर्फ़ का कितना होता है, 1.31 होता है। पानी का 1.33 होता है। काला नमक यानी रॉक साल्ट का कितना होता है, 1.54 होता है। अल्कोहल का कितना होता है, 1.36। मिट्टी का तेल का यानी केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.44 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक होता है 1.63 होता है। फ्यूज्ड क्वार्टेज का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.46 होता है। डेंस फ्लिंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.65 होता है। तारपीन ऑयल का 1.47 होता है। मानिक यानी रूबी का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.71 होता है। बेंजीन का 1.50 होता है। नीलम, जो नीलम पत्थर आप जानते हैं, इसका जो अपवर्तनांक होता है ये 1.77 होता है। और क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक जो होता है ये 1.52 होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है, ये 2.42 होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये आपका जो जितने भी यहाँ पे अपवर्तनांक दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में आपको पूछ दे नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में कि बर्फ़ का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो आपके लिए यहाँ पे जितने भी अपवर्तनांक दिए गए हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, ये जो दर्पण सूत्र है आपका 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैग्नीफिकेशन आपका हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, और मैग्नीफिकेशन का जो यहाँ पे कैसे निकालते हैं मैग्नीफिकेशन, ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। m = h' से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जहाँ पे h' जो है ये क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई। और जो आवर्धन का वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से क्या संबंध है ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन को भी हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश जब अपनी दिशा से क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है,
और जब ये अपनी इसकी दिशा में परिवर्तन होती है या फिर मुड़ती है किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से, तो इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का जो अपवर्तन होता है अलग अलग मीडियम का, ये अलग अलग होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो प्रकाश का घनत्व जो है यहाँ पे अलग अलग है और हर एक मीडियम में प्रकाश की जो चाल है वो अलग है। और इसलिए यहाँ पे एयर में जो लाइट का स्पीड है और किसी मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अनुपात को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है हर एक वस्तु का अलग अलग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी हैं, उसको हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है ये क्या होती है, ये स्थिरांक होती है, ये स्थिर होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग जनरली देखेंगे लेंस के बारे में कि लेंस से जब प्रकाश जब गुजरती है तो कहाँ पे इमेज बनता है, जो वस्तुएं रहती हैं उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब जाती है लेंस में, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के पश्चात जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट कंडीशन है जो रेज़ के, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरे उसके समानांतर से तो कहाँ से होकर रिफ्रैक्टिव होकर गुजरेगी, अपवर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी। तो इसके 3 कंडीशन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर जो आपका लेंस सूत्र है और जो मैग्नीफिकेशन है उसको भी देखेंगे। और फिर आपका जो लेंस की क्षमता है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि लेंस क्या चीज़ है, तो देखिए लेंस जो होता है आपका दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। मतलब लेंस जो है आपका दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए लेंस का एक पृष्ठ भी लेंस हो सकता है और मतलब एक पृष्ठ भी मतलब गोलीय हो सकता है और दूसरा पृष्ठ भी हो सकता है। तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस करता क्या है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, मतलब कन्वर्ज करता है। मतलब उत्तल लेंस जो है, आप बचपन में खेलते होंगे, जो आपका जो सन का लाइट है इसमें आप क्या करते थे कि कागज़ में क्या करते थे, एक उत्तल लेंस लेके उसको फोकस करते थे और कागज़ को जलाते थे। तो ये जो आपका उत्तल लेंस है ये क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है, एक जगह ये क्या करता है, मतलब मिलाता है, एक जगह ये कन्वर्ज करता है, अभिसारित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस को जब आप छूइएगा तो दोनों तरफ क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ रहता है। तो ये इसके दोनों पृष्ठ में क्या है, आपके लेंस है। तो एक पृष्ठ में भी हो सकता है। तो खैर जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, ये आपके गोलीय होते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है और इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों जब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, इस चैप्टर को जब समझाऊँगा, तो जो भी मैं बोलूँगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से याद होते जाएगा। और दूसरी बात, जब मैं ये बोलूँगा कि आपका ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है या फिर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो उत्तल लेंस है, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए जो अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, फैला देते हैं। जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की सीधी जो किरण है, प्रकाश की जो स्ट्रेट लाइट बीम है उसको क्या करते हैं, ये डाइवर्ज कर देते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। देखिए, जब आप लेंस को पढ़ेंगे तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ऑप्टिक सेंटर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो आपको ये जो लेंस के बारे में समझेंगे तो ये आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इन टर्म्स को समझना है कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। तो देखिए, लेंस के केंद्र में मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को ऑप्टिकल केंद्र या फिर क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ये जो एक सीधी लाइन जो खींची गई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके केंद्र में, मुख्य अक्ष में क्या होता है, लेंस के केंद्र में। तो लेंस, ये देखिए एम एन, ये आपका लेंस का एपर्चर्स हो गया। और ये जो लेंस है इसके केंद्र में देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। तो ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर, और इसी को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जब मिरर के बारे में पढ़ते थे तो यहाँ पे हम लोग पोल के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो मिरर में पोल होता है, लेकिन आपका जो लेंस होता है इसके दोनों जो साइड्स होते हैं ये रिफ्रैक्टिव होते हैं, अपवर्तन होते हैं दोनों साइड में। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बीच में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। लेकिन जो आपके दर्पण होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे देखिए जो इसके एक ही सतह जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। तो दर्पण में क्या होते थे, पोल होते थे, लेकिन यहाँ पे आपके लेंस में क्या होंगे, ऑप्टिकल सेंटर होंगे। चलिए, उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। देखिए, एक लेंस में दो गोलाकार सतहें होती हैं। ये दोनों गोलाकार सतहें एक गोले का क्या बनाती है, हिस्सा बनाती है। और इन गोलों का केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के रूप से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो आपका लेंस का, जैसे ये वाला फेस है, इधर वाला फेस है, तो जब आप इसको यहाँ से गोल कीजिएगा, देखिए प्रॉपरली तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब आप इसे गोल खींचिएगा तो आप जानिएगा कि ये जो फेस है ये एक गोले का हिस्सा है। और इधर का जो फेस है आपका, ये जो F1 तरफ में है, तो इधर भी एक गोले का क्या है, एक गोले का यहाँ पे फेस है। तो देखिए, इस गोले का जो सेंटर है इसको यहाँ पे C2 बोला गया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और दूसरे सर्किल का और यहाँ पे गोले का। और ये आपका C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 जो है ये इस गोले का है। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो वक्रता केंद्र होती है, ये लेंस को देखिए, लेंस के जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, एक गोले का हिस्सा होते हैं, एक एक गोले का हिस्सा होते हैं। और उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो देखिए बोलते हैं, तो ये जो आपका C1 हो गया ये इस गोले का है, पहला गोले का, दूसरा गोले का है C2। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पे कि आपका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो देखिए, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो उससे होकर मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे क्या है, C1 है इस गोले के लिए, तो इस गोले से होकर देखिए ये जो लाइन आपकी गुजर रही है, ये जो आपकी लाइन गुजर रही है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका द्वारक द्वारक जो होता है, अपार्चर होता है, ये क्या होता है, देखिए अपवर्तन के लिए उपयुक्त लेंस का क्षेत्र अपार्चर कहलाता है। लेंस का अपार्चर उसके प्रकाश संचारण क्षेत्र का प्रभावी व्यास है। तो देखिए, एक डिफिनिट यहाँ पे लेंस में क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्या होंगे, आपके रिफ्रैक्शन होंगे, अपवर्तन होंगे। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे आप, M से लेकर N तक इसको अपार्चर बोलेंगे, यानी द्वारक बोलेंगे। अब देखिए, आपका यहाँ पे फोकल लंबाई दी गई है, यानी फोकस दूरी
यानी फोकल लेंथ क्या चीज़ है। तो देखिए फोकल लंबाई ऑप्टिकल केंद्र यानी ये देखिए O, और लेंस के फोकल बिंदु यानी देखिए F1 इस साइड में हो गया F1 और इधर आपके राइट साइड में हो गया F2, फोकल बिंदु या फोकस के बीच की दूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है ये आपका क्या हो गया, ये आपका तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इस ऑप्टिकल सेंटर से देखिए यहाँ पे F1 इस साइड में है, तो इसके बीच की दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की बीच की दूरी, लेंस की फोकस है यहाँ, ये लेंस की फोकस है, तो लेंस की फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। देखिए जनरली यहाँ पे जो हम लोग लेंस पढ़ेंगे ये एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। तो देखिए लेंस जो होता है ये आपका प्रतिबिंब बनाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके दर्पण जब हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, तो वहाँ पे भी क्या होते थे, प्रतिबिंब बनते थे। आप जैसे अपना चेहरा जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं, समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं अपने घर में, तो क्या होता है आपको जो आप अपना फेस देखते हैं तो उतनी ही दूरी पे समतल दर्पण में जो प्लेन मिरर होता है वो दिखाई देता है एक इमेज आपको। तो ये इमेज जो दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का तो आप अपना चेहरा भी उस दर्पण में नहीं देख पाते। तो ठीक उसी तरीके से लेंस में क्या होता है, लेंस में यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, और इसी वजह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है यहाँ पे। तो आपको देखिए लेंस की जो उत्तल लेंस है इसकी विभिन्न स्थितियाँ हैं कि अगर उत्तल लेंस को किस स्थिति पे रखा जाए, उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके कंडीशन है, और इसके कंडीशंस को यहाँ पे आपके दिए गए हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये जो फिगर है आपका डायग्राम है, तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो आपकी वस्तु रखी हुई है ये कहाँ रखी हुई है। देखिए ये वस्तु जो रखी हुई है, थोड़ा आप इसे ध्यान दीजिए। देखिए वस्तु क्या है, ये वस्तु है ए और यहाँ पे बी, ये वस्तु है, और ये कहाँ रखी गई है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है उत्तल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखी गई है। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, तो ये आपका प्रतिबिंब बना रहा है 2F1 से परे। देखिए आपका यहाँ पे जो चार्ट है इसमें ज़रूर दिया होगा। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका ये आपका कहाँ दिखा रहा है कि फोकस F1, देखिए यहाँ पे फोकस F1 है, और यहाँ पे क्या है, प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हुआ है कोई वस्तु। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस ओर बिंब है उसी लेंस की ओर बनेगा, उसी उसी ओर बनेगा। तो बिंब किधर है, F1 की ओर है, लेफ्ट साइड है। तो देखिए ए बी यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 2F1 से परे बन रहा है, यानी जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है उससे परे बन रहा है। तो इसी तरीके से और भी कंडीशन है, जहाँ पे मान लीजिए वस्तु अगर अनंत पर हो तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपका F2 पर बनेगा, फोकस F2 पर बनेगा। अगर कोई वस्तु मान लीजिए बहुत दूरी पे है यानी अनंत दूरी पर है, तो उसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये आपका F2 पर बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा, इसके लेंस के फोकस पर बनेगा F2 पर राइट साइड में। और ये क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। और उसके बाद फिर देखिए आपका 2F1 से परे, यानी 2F1 से परे यानी कहाँ, देखिए ये आपका C1 और 2F1 से परे, यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर आपका कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F के बीच, यानी F2 देखिए आपका यहाँ पे है और 2F के बीच बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये आपका F2 हो गया और ये आपका 2F हो गया, इसके बीच बनेगा। साइज क्या होगा, देखिए आपका साइज क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यानी जो इमेज होगा आपका क्या होगा, ये इमेज यहाँ पे छोटा होगा
और वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं आपके डिफरेंट, इसको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपके ये जो चार्ट हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच अगर रखा जाए, 2F1 के बीच रखा जाए, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा और वस्तु की प्रकृति क्या होगी या फिर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। किसी में से एक यहाँ पे ऑप्शन में आपके रहेंगे, 4 ऑप्शन में से, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो F1 है, F1 तथा 2F1 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पे उसका बिंब बनेगा। तो ये चीज़ है आपका, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो राइट आंसर रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट को आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये चार्ट आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए ठीक उसी तरीके से आपके यहाँ पे अवतल लेंस हैं। अवतल लेंस में भी अगर मान लीजिए किसी वस्तु को अनंत स्थिति में रखते हैं, उसकी स्थिति अनंत है, मतलब इन्फिनाइट पर हम लोग उसको पोजीशन करते हैं किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। और देखिए प्रतिबिंब का जो आपेक्षिक साइज होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग किसी वस्तु को अवतल लेंस में कहाँ रखते हैं, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, ये आभासी तथा सीधा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये दोनों ही आपके जो चार्ट हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन दोनों चार्ट को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब देखते हैं कि जो रेज़ हैं, जो आपके किरण हैं, उनसे हम लोग ये देखेंगे कि जब ये किसी लेंस यानी उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं डिफरेंट कंडीशन में, तो कहाँ से होकर गुजरती है और रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर कहाँ जाती है। और हम लोग अवतल लेंस के भी कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके जनरली यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हुए थे आपके किताब में, और यहाँ पे देखिए जो आपका ये कंडीशन 1 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जो मान लीजिए यहाँ पे आपका वस्तु है और इस वस्तु से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, मतलब परावर्तन होकर जा रही है, तो ये देखिए ये कहाँ जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजर रही है। मुख्य जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका उसके पैरेलल होकर जा रही है। और जब ये उत्तल लेंस से क्या होती है, जब ये गुजरती है यानी यहाँ पे अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उसके पश्चात क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है और यहाँ से जो लाइट है, बिंब जो वस्तु से निकल कर कहाँ से पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल जा रही है, समानांतर में जा रही है, और रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या होगा, ये F2 से होकर गुजरेगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो आपके अवतल लेंस है इसमें क्या होता है, जब कोई बिंब से जब किरण की पुंज निकलती है तो वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है और फिर आपका अवतल लेंस से होकर गुजरती है और वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, तो ये देखिए अवतल लेंस का ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करती है, यानी छितरा देती है, यानी फैला देती है। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट टकराने के बाद क्या हो रही है, फैल रही है। तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो आपका F1 पर ही बनेगा। और फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी,
यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए F1 से ये क्या होता है, F1 से अगर कोई भी लाइट गुजरती है F1 से, और रिफ्रैक्शन के पश्चात यानी अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ठीक इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर ये प्रकाश किरण जो है, पुंज जो है वो निकल जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन है ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, और यही है यहाँ पे। तो सिर्फ समझने वाली बात है। और यहाँ पे भी देखिए, ये जो अवतल आपका लेंस है, यहाँ पे भी ठीक उसके उल्टा हो गया। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या था, पैरेलल में आ रहा था, तो ये क्या हुआ, F1 पर क्या हुआ, ये प्रतिबिंब डाइवर्ज होते हुए आपका प्रतीत होगा। और उसी तरीके से देखिए, अगर ये लाइट यहाँ पे कहाँ से, देखिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होती है, मतलब होने वाली जो प्रकाश है मिलती हुई, जैसे इसको आप काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो F2 पर ये मिलेगी। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के पश्चात क्या होता है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये आपके मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाती है उसके पैरेलल में। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन जो है ठीक उसी का यहाँ पे उल्टा इसको समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड में देखिए आपका क्या है कि लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र हैं, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस की, अगर वहाँ से प्रकाश गुजरती है तो बिना किसी विचलन के वो क्या होती है, निर्गत हो जाती है। मतलब अगर कोई भी लाइट यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस से अगर आपकी लाइट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, तो ये बिना रिफ्रैक्शन के, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट की किरण जो है ये अपनी सीधी रेखा में गुजरती हुई पार कर जाएगी। तो ये आपके तीन कंडीशन हैं। और जो आपके इमेज बनते हैं लेंस में, जो डिफरेंट, जो आपके वस्तुओं के जो इमेज बनते हैं यानी प्रतिबिंब बनते हैं, उसको क्या होता है, ये इसी डायग्राम की मदद से, इसी तीनों कंडीशन की मदद से हम लोग बना भी सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो आपके परिपाटी जो के अनुसार, मतलब जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको धनात्मक लिया जाता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। देखिए इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग सीरीज़ लाएंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ही देखेंगे चैप्टर्स के। और यहाँ पे देखिए आपके जो लेंस सूत्र हैं, देखिए दर्पण सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन आपका जो लेंस सूत्र है ये यहाँ पे माइनस है प्लस के जगह पे। तो ये आप काफ़ी ख्याल रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि लेंस सूत्र कौन सा है, और यहाँ पे आपको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f दे देगा, और यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f दे देगा। और आपको यहाँ पे फिर दो ऑप्शन होंगे, टोटल चार ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के लिए वे लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, और लेंस में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए लेंस सूत्र जो है ये क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। v जो है ये आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है ये आपका बिंब यानी वस्तु की दूरी होता है। देखिए बिंब बोला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रतिबिंब, तो बिंब वस्तु को बोला जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, जो वस्तु हम लोग सामने रखते हैं उसको बोला जाता है। या फिर कोई वस्तु कहाँ भी है स्थित है, उसकी दूरी जो है ये u से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और बिंब मतलब होता है वस्तु। तो उसके बाद देखिए आपका आवर्धन, आवर्धन भी ठीक वैसे ही है जैसे आपके कहाँ पे थे, मिरर में थे। तो इसमें हाइट ऑफ द इमेज, मतलब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका हाइट एच एस। और जो ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तल लेंस से देख रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए ये कोई इमेज बना है, और ये उसका क्या है, ये वस्तु है। तो ये आपका वस्तु का हाइट है, और यहाँ पे ये तो आपका वस्तु का हाइट है,
और ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब का हाइट। तो इसका जो अनुपात है यानी प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट, इसका जो अनुपात है इसी को बोलते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। और आवर्धन का देखिए यहाँ पे u और v से क्या संबंध है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या संबंध है, h डैश और बाई h जो होता है मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, v बाई u होता है। तो ये भी आपके फॉर्मूले जो हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के काम में आएंगे। अगर इस चैप्टर के यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर यहाँ पे आपको आवर्धन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स पूछ दिया तो यहाँ पे ये काफ़ी काम में आएंगे। तो इसलिए ये आपको जो फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद कर लेने हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और किसी भी प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत काफ़ी हार्ड नहीं आते हैं। तो देखिए जो मैग्निफिकेशन होता है इसका जो v और u से क्या संबंध होता है, तो h डैश बाई h इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई u होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता जो होती है, पावर ऑफ लेंस वो क्या होती है। तो देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण करना और अपसरण करना, मतलब ये जैसे आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश को कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है, अभिसरण कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट में देखे थे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो उत्तल लेंस है इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी ये लाइट को क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं यानी कन्वर्ज करते हैं। तो ठीक यहाँ पे उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है कि लेंस की जो क्षमता है, किसी भी लेंस की क्षमता प्रकाश के किरणों को अभिसरण या फिर अपसरण। देखिए कोई भी उत्तल लेंस को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, इसकी लेंस की क्षमता कम है या ज़्यादा है। तो कोई लेंस किसी प्रकाश को कितना ज़्यादा, उत्तल लेंस कितना ज़्यादा अभिसारित कर रही है प्रकाश के किरण को, यानी कन्वर्ज कर रही है, तो ये बताती है कि वो जो लेंस है वो कितना पावरफुल है। और जो अवतल लेंस है ये कितना अपसरित करती है, मतलब कितना भी किरण को क्या करती है, डाइवर्स करती है, फैला देती है। तो इसकी जो मात्रा होती है, डिग्री होती है, उसी को लेंस की क्या करते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे P से डिनोट करते हैं, और इसे क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को, पावर ऑफ लेंस को। की क्षमता जो होती है ये क्या होती है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो ये जो आपका यहाँ पे कन्वर्ज करने की क्षमता किसी लेंस की या फिर डाइवर्स करने की क्षमता लाइट रेज की, तो उसी को क्या बोलती हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, इस लेंस की पावर बोलते हैं। और लेंस का जो पावर है इसको P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका फोकस दूरी से क्या संबंध है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन में रहेंगे, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर गुणनफल होता है, कुछ भी यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन में से कुछ रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पावर ऑफ लेंस है उसका फोकस दूरी से क्या संबंध है, तो ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब ठीक उल्टा होता है। देखिए P इज इक्वल टू 1/f है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो SI मात्रक होते हैं, ये आपके फोकस दूरी के ये क्या होते हैं, ये डायोप्टर होते हैं। तो फोकस दूरी का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर किसे कहते हैं, देखिए एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। मान लीजिए किसी भी लेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो लेंस है आपका उत्तल लेंस है, और मान लेते हैं कि इसका जो फोकस दूरी है, देखिए यहाँ पे जो f2 है और इधर f1 है, इसकी दूरी अगर 1 मीटर है, 1 मीटर है, मान लेते हैं इसको 1 मीटर, तो इसका जो क्षमता हो गया ये क्या हो गया, 1 डायोप्टर हो गया इस लेंस की क्षमता। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि अब डायोप्टर क्या चीज़ है, 1 डायोप्टर क्या चीज़ है। और डायोप्टर जो होता है ये क्या होता है, आपका पावर ऑफ लेंस को दर्शाने के लिए SI मात्रक होता है।
उसके बाद देखिए आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है इसको हम लोग धनात्मक मानते हैं, और जो आपका जो होता है अवतल लेंस होता है इसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आप बहुत बार सुनिएगा कि घर में या फिर कोई बोलते हैं कि जो मेरा लेंस का जो पावर है वो क्या है, प्लस में है माइनस में है। तो आप प्लस और माइनस से ही समझ सकते हैं कि अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसका जो लेंस है यानी उसका जो चश्मा लगा है वो धनात्मक है, प्लस में है, तो आप समझ सकते हैं उसको कौन सा लेंस लगा है, उसको उत्तल लेंस लगा है। और अगर वो बोलता है कि उसका जो पावर है वो किस में है, माइनस में है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो लेंस लगा है ये अवतल लेंस लगा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट जो होती हैं आपके कंडीशन होते हैं आई के, तो और किस कंडीशन में किस बीमारी में कौन से लेंस से उसको ठीक किया जाता है, मतलब उपचार किया जाता है, तो इसको भी हम लोग इसके जो नेक्स्ट चैप्टर हैं फिजिक्स के उसमें हम लोग देखेंगे पूरी डिटेल्स में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।